देखिए कंजर्वेटर आगे देखते हैं हम लोग। कंजर्वेटर क्या है, ये टैंक है आपका, और इस तरीके से ये टैंक में क्या होता है, ऊपर उसके टॉप पर लगा हुआ होता है, जिसको बोल सकते हैं अपन छोटा टैंक। कौन सा टैंक बोल सकते हैं, छोटा टैंक। ये है आपका कंजर्वेटर, ठीक है ना। तो कंजर्वेटर आपके दिखाई दे रहा है आपको कंजर्वेटर, वैसे हालांकि मैं स्ट्रक्चर में बता ही चुका था। अब बताइए कंजर्वेटर जो होता है ये बना किसका होता है, वही कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, कास्ट आयरन पदार्थ का बना होता है। आकृति कैसी होती है इसकी, शेप बेलनाकार, वेरी गुड। कैसी होती है, बेलनाकार इसकी क्या होती है, शेप होती है, ठीक है ना। तो आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। अब बात आती है इसका क्या कार्य है, कार्य बताइए। पहला कार्य है, जैसे कि ट्रांसफार्मर जो होता है, आपको मैंने कहा कैसी मशीन है, 24/7 हावर्स क्या करती है, वर्क करती है। जब 24 घंटे ये काम करती है मशीन, तो क्या होता है, तेल क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड जानते हो, फैलना। तो फैलकर तेल कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है। तो कहने का मतलब मेन जो टैंक होता है, ये कौन सा टैंक है, मेन टैंक। मेन टैंक के तेल के स्तर को बनाए रखना, तो बोल सकते हैं तेल स्तर बनाए रखना। और मैं क्या कहूं कि कंजर्वेटर जो होता है क्या है, एक तो तेल के स्तर को बनाए रखना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जलाशय, रिजर्वर। किसको, इसको किस तरह जानना, रिजर्वर, ठीक है ना। तो एक कार्य ये हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड या फिर कम लोड की अवस्था में आता है, तो यह मेन ट्रांसफार्मर को सप्लाई करता है। मेन ट्रांसफार्मर को तेल को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो क्या करता है, मुख्य ट्रांसफार्मर को तेल सप्लाई करता है। अरे है कि नहीं भाई, एक अवस्था तो ऐसी आई जब लोड था, तो लोड के कारण ट्रांसफार्मर तेल फैला और इसमें पहुंच गया। तब ऐसी अवस्था में तेल के स्तर को बनाए रखा इसने कि भाई इसके अंदर भरा हुआ तेल आगे तरफ चला, तो इसके इस तेल के लेवल को बनाए रखा। उसके बाद जैसे ही लोड कम हुआ तो मुख्य ट्रांसफार्मर को सप्लाई करता है। कहने का मतलब तेल अब कहाँ जाता है, मुख्य ट्रांसफार्मर की ओर जाता है, ठीक है ना। और क्या करता है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर नमी वगैरह, मॉइस्चर वगैरह आता है, तो उसके लिए भी कहा क्या होता है, सहायक। तो बोल सकते हैं नमी या मॉइस्चर को निकालने में भी सहायक होता है, निकालने में सहायक। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि नहीं सर, ये जो आप कार्य लिखा रहे हो ये किसका है, ब्रीदर का है। तो ब्रीदर को वहाँ स्पेशल है, सहायक सिर्फ बोल सकते हैं कि ये इससे ब्रीदर ही कनेक्ट किया जाता है। और ब्रीदर क्या करता है, जब कंजर्वेटर से ब्रीदर कनेक्ट किया जाता है, तो जब तेल ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है इसके अंदर, भाई आपको पता है फैलाव सुकड़ाव, ऐसी अवस्था में क्या होता है, एक बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर श्वसन प्रोसेस होता है। समझ में आई नहीं। तो ऐसी अवस्था में जो नमी वगैरह आ जाती है, तो उस नमी वगैरह को किसको भेजता है, ये ब्रीदर को भेजता है। और ब्रीदर भाई साहब क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस कारण क्या होता है, कहा जाता है कि ब्रीदर जो होता है तेल अवशोषक होता है, वो सॉरी नमी अवशोषक होता है। तो कंजर्वेटर आपके सामने, उतार लो फटाफट से इसको, कंजर्वेटर को। यहाँ से जो प्रॉब्लम्स बनती है वो यहाँ से बनती हैं कि कंजर्वेटर का क्या कार्य है, ठीक है ना। उतारो, लिखो कंजर्वेटर टैंक सामान्यतः ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड स्थापित किया जाता है। एलवी वाइंडिंग साइड स्थापित किया जाता है। एलवी वाइंडिंग साइड स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट लिखना है कंजर्वेटर टैंक
कि सामान्यतः क्षमता मुख्य टैंक की अपेक्षा 10 से 12%, मुख्य टैंक की अपेक्षा 10 से 12% ऑयल आयतन होता है, ऑयल आयतन होता है। लिख लिया? कितना? जो मेन ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी अपेक्षा इसकी क्षमता कितनी होती है? 10 से 12% होती है। एक और लिखना है नोट में। नहीं, बीच में क्यों रहेगा कंजर्वेटर? ये देख रहे हैं ना आपका ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उसके टॉप साइड है। अब ये मेन टॉप साइड हो गया आपका, देखो एक बार से थोड़ा सा, जैसे कि ये आपका टैंक है, अब कहना मत मेरे से कल क्या आई समझ में। ये इसकी क्या है, ये क्या है इसकी, और ये क्या है इसकी, समझ में आई कि नहीं? अब आपको पता है ये साइड आपकी प्राइमरी साइड है, तो ये साइड कौन सी होगी आपकी? सेकेंडरी साइड। तो अब एक तो साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, हो गई नहीं हो गई? तो इधर होगी LV बाइंडिंग और इधर होगी, जस्ट इमेज करो, HV बाइंडिंग। तो LV साइड में यहां पर इस तरीके से लगाया हुआ होगा, ठीक है ना? तो कौन है आपका? कंजर्वेटर। तो सामान्यतः इसको LV साइड ही लगाया जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि कंजर्वेटर सामान्यतः ट्रांसफार्मर किस साइड में लगाया जाता है? LV साइड। और इसकी कैपेसिटी जो होती है मेन टैंक की अपेक्षा इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 10 से 12%। बोल सकते हैं अगर 100% तेल है इसमें तो यहाँ पर 10 से 12 लीटर तेल इसमें भरा जा सकता है। समझ में आएगी नहीं? ठीक। अब नोट में एक चीज़ और लिखनी है, कंजर्वेटर को एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। कौन सा टैंक कहा जाता है? एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये था आपका कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या है मैं आपको एक बार फिर से मोटा मोटा से बता देता हूँ। कंजर्वेटर जो होता है कास्ट आयरन से बना होता है, इसकी आकृति बेलनाकार होती है। इसका कार्य जो होता है तेल के स्तर को बनाए रखना, मुख्य ट्रांसफार्मर को तेल सप्लाई करता है और नमी को निकालने में सहायक होता है। ट्रांसफार्मर जो कंजर्वेटर होता है, ये कंजर्वेटर आपका क्या संरक्षक या रिजर्वर कहलाता है। इसे एक्सपेंशन टैंक भी कहा जाता है। एक्सपेंशन का मतलब विस्तारित टैंक, ऐसा टैंक जो तेल के विस्तारित रूप से आगे पीछे ले जाने में या फिर उसको बोलते हैं उसके लेवल के स्तर को बनाए रखने में उपयोगी होता हो। कंजर्वेटर टैंक जो होता है वह हमेशा LV साइड स्थापित किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं एक HV साइड और एक LV साइड, मैं बता चुका हूँ इनको, LV और HP को। अब नेक्स्ट जो पार्ट लेंगे वो लेंगे हम ब्रीदर। कौन सा लेंगे? ब्रीदर। डालो। तो आपका कौन सा हो गया आपका कंप्लीट? कंजर्वेटर। अब कौन सा लेंगे हम लोग? ब्रीदर। डालो भाई ब्रीदर। ब्रीदर जानते हो ब्रीदर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब भी कई लोगों को दमा की बीमारी होती है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम है सर इसको। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास छोड़ने में और श्वास लेने में होने वाली दिक्कत, क्या कहलाती है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो वहीं से ये निकला हुआ शब्द है। कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वासक। क्या बोलेंगे इसको? श्वासक। समझ में आया? तो ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? श्वासक। अब बताइए कहाँ जुड़ा होता है? देखें एक बार, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है सर आपका, और इस टैंक में आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ है कंजर्वेटर। भाई साहब देखिए, इन सब चीज़ों को आप लोग जैसे कि
घूमते फिरते देख सकते हो। यहाँ जुड़ा होता है ये व्यक्ति, कौन? ब्रीदर। ये होता है आपका ब्रीदर। ये आपका मेन टैंक हो गया, और ये क्या होगा आपका, पता ही आपको, कंजर्वेटर हो गया आपका। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है आप लोगों का, वायुमंडल उपस्थित है, और वायुमंडल उपस्थित है तो आपको तो वायुमंडल में किसका फिर भंडार है? किसका? वायुमंडल में किसका भंडार है? वायु का। और किसका भंडार है? नमी का। और किसका है? आर्द्रता का। ये सब उपस्थित है। और आप सब जानते भी हो कि अगर वायुमंडल में नमी हटा ली जाए, आर्द्रता हटा ली जाए, तो हम लोगों को जीवित रह पाना कठिन होता है। साइंस बोलती है इस चीज़ को। मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ही वो चीज़ है जो मानव को जीवित रखने में सक्षम है। समझ में आएगी नहीं आई? अब क्या होता है कि वायुमंडल उपस्थित है तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का टैंक जो होता है, नट बोल्ट कस दिए जाते हैं। कसने के बाद भी अभी कोई स्पेस ऐसा रह जाता है जिसमें वायु प्रवेश करती है उसके अंदर। अरे ट्रांसफार्मर देखा है सबने, नट बोल्ट कसने के बाद में भी कुछ छिद्र रह जाते हैं जिसमें नमी पहुंचती है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर नमी पहुंच जाए तो क्या होगा, जैसे 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग रखी हुई है ये, और इनके बीच में क्या भर जाता है? तेल। अरे होता है नहीं होता है? और तेल क्या है? पूरी तरीके से कुचालक है। अगर इस तेल पूरी तरीके से क्या है? कुचालक। अगर जैसे ही इसके अंदर नमी पहुंचती है तो नमी पहुंचने के कारण ये वाइंडिंग दोनों भिड़ने की संभावनाएं बन जाती हैं, शॉर्ट होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो नमी क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक। इट मीन्स नमी किसकी तरह व्यवहार करता है? चालक की तरह, कंडक्टर की तरह। अगर इसके अंदर जब नमी पहुंच जाती है, जैसी इसके अंदर नमी पहुंची तो क्या होगा, ये वाइंडिंग जो होती है भिड़ने की संभावना बनती है, शॉर्ट होने की संभावना बनती है, और जिसके कारण ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट पैदा हो जाता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे। अगर ट्रांसफार्मर आपके पास, देखा है आप लोगों ने, कई बार ट्रांसफार्मर अचानक ही फट जाता है, कई बार ऐसी घटना होती है। अब जस्ट इमेज करो, अब उस घटना में हम थोड़ा अनुमान लगाएं, ना तो ये हुआ कि अंदर नमी पहुंची, ना कोई और आपस में तार भिड़े, ना कुछ और ह्यूमन जैसे कोई पक्षी वगैरह होते आपस में संपर्क में, ना ऐसा हो। आपने देखा सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब स्थिति क्या बनती है? देखो, ओवरलोडिंग के कारण भी हो सकता है, और कुछ। अगर कोई व्यक्ति, जस्ट इमेज करो, ट्रांसफार्मर के संपर्क में जाता है, अगर 1 गिलास पानी का पानी डाल देता है उसमें, या 2 बूंद पानी की डाल देता है उसमें से, मटके में से लेके, तो बताओ ट्रांसफार्मर पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? फट जाएगा और इंटरनल फॉल्ट बढ़ जाएगा। कभी भी ट्रांसफार्मर पर 1 पानी की बूंद डाल दिया आपने अपने मटके की, या फिर बोल सकते हैं अशुद्ध पानी की, तो क्या होगा? अशुद्ध पानी विद्युत का ज़्यादा सुचालक होता है, ध्यान रख लेना। मैंने शायद आप लोगों को बैटरी सेल पढ़ा था क्या? पढ़ा बैटरी सेल? प्रैक्टिकल कराया क्या तुम्हें मैंने? तो अब कराता हूँ मैं, 1 मिनट सब देखना। तो टैंक में जो नमी होती है, उस नमी को क्या होता है कि जैसे इस ट्रांसफार्मर में ऑयल जो होता है ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, तो ऐसी अवस्था में ट्रांसफार्मर जो टैंक होता है उसमें उपस्थित जो नमी होती है, वो नमी को क्या करता है आपका ब्रीदर, यहाँ आके क्या कर देता है? सोख लेता है। तो बोल सकते हैं ब्रीदर जो होता है, इसके कार्य क्या क्या कार्य होते हैं? क्या क्या कार्य होते हैं? पहला होता है नमी को अवशोषित करना, अवशोषित करना, और आंतरिक फॉल्ट से बचाना। क्या करना? आंतरिक फॉल्ट से बचाना। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर जो होता है क्या करता है? तेल में उपस्थित नमी को क्या करता है? अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के साथ साथ में क्या करता है? उसके अंदर होने वाले फॉल्ट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब बात आती है कि ब्रीदर होता कैसे? तो मैं बताऊं, जैसे नमक के डेले होते हैं, नमक के डेले, वो नमक के डेले ऐसे कण में, छोटे छोटे कण में होते हैं, और ये होते हैं ऐसे। देखोगे आप लोग तो इनका जो कलर होता है, क्या होता है इनका कलर? ये जैसे कि यहाँ पर इनका कलर जो है, पहला कलर स्टार्टिंग में जो नया होता है तो हल्का नीला, हल्का नीला। स्टार्टिंग का समय है सर, ये स्टार्टिंग में, या फिर बोल सकते हैं नई अवस्था में,
नई अवस्था में। उसके बाद में जैसे ही इसको अवशोषित कर ली जाती है नमी, तो हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी, जिसको बोलेंगे अपन क्या है, लाइट पिंक। समझ में आई? क्या बोलेंगे इसको? लाइट पिंक। तो इस तरीके से होता है। अब बात आती है कि ठीक है भाई, आप लोगों ने देख लिया कि ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर में नमक जैसे डेले होते हैं, और इस नमक जैसे डेले को क्या कहा जाता है? सिलिका जेल। क्या कहा जाता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है या रासायनिक सूत्र होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसका रासायनिक नाम होता है, वो मैं लिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। तो ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर को क्या बोलते हैं? श्वासक। और देखो ये कहां जुड़ा होता है, जुड़ा कहां होता है? मुख्य टैंक या कंजर्वेटर। ध्यान रख लेना, या तो सर इससे जोड़ दो, या फिर आप यहां भी जोड़ सकते हैं इसको ऐसे करके। हाँ देखो, कुल मिला के ये है कि ये भी तो भाग आप देख रहे हो, छोटा टैंक है, ये बड़ा टैंक है, छोटा टैंक है, और दोनों के अंदर बिल्कुल सब कुछ वही होता है जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो या तो यहाँ जोड़ दो आप, या फिर इससे जोड़ दो। बात एक ही, तो किससे जोड़ा जाता है? तो आपका कई बार जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनता है, देखो सुनो, ब्रीदर कहाँ जुड़ा होता है? ऑप्शन ए मुख्य टैंक से, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी कुछ, या फिर कई बार कहता है कंजर्वेटर से, या फिर कह देता है ए मुख्य टैंक, बी कंजर्वेटर, सी ए व बी दोनों से, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ए व बी दोनों से। ब्रीदर जो होता है, इसका कार्य होता है नमी को अवशोषित करना, आंतरिक फाल्ट से बचाना। ब्रीदर जो होता है, इसमें जो भरा जाने वाला पदार्थ जो होता है, वो एक नमक के डेले जैसा होता है, जो सिलिका जेल कहलाता है, और इसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। कलर जो होता है, प्रारंभ में जो प्रारंभिक अवस्था में हल्का नीला होता है, नई अवस्था में जब ये बोल सकते हैं कि नमी को अवशोषित कर लेता है, तो कैसा हो जाता है? हल्का गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का गुलाबी। समझ में आया? तो ये आपका ब्रीदर। उतार लो फटाफट से, सभी उतारें, जल्दी करें, गुरुजी आ रहे होंगे। इसका प्रारंभिक अवस्था में, इसका प्रारंभिक अवस्था में रंग कैसा होता है? हल्का नीला। प्रारंभिक अवस्था में रंग हल्का नीला, तथा नमी सोखने के बाद रंग कैसे हो जाता है? हल्का पीला, हल्का गुलाबी, सॉरी, हल्का गुलाबी हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिका जेल के बारे में मैंने इतनी सारी डिटेल दे दी आपकी कि अब आप लोग अगर इस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लोगे तो बेस्ट कर लो। तो सिलिका जेल जो है, इसका आविष्कार वाल्टर ए पैट्रिक ने किया। रासायनिक नाम क्या है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। IUPAC नाम, इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डाइऑक्सोसेलेंस। सर्वप्रथम इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कैसे? गैस मास्क में अवशोषक के रूप में। इसका प्रारंभ अवस्था में रंग कैसा होता है? हल्का नीला, तथा नमी सोखने के बाद रंग कैसा हो जाता है? हल्का गुलाबी। और ये हुआ आपका ब्रीदर, ठीक है ना। अब आगे का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम लोग, वो तो प्रेशर रिलीज वाल्व जो आप लोग क्या है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर लोड घटता है बढ़ता है, लोड घटता है बढ़ता है, ऐसे दौरान में ये वाला भाग जो आपको मैं लिखा है यहाँ पर, कौन सा था? कंजर्वेटर। कौन सा है? कंजर्वेटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर जब आप लोगों का प्रॉपर तरीके से क्या करता है? काम कर रहा होता है, तो ऐसे दौरान में क्या होता है? ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है, इस टैंक में तेल का स्तर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, और किसी कारणवश ट्रांसफार्मर के भाग में, इंटरनल भाग में फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट बोले तो दोष। चले आप बताएं कि अगर कभी भी फेज व न्यूट्रल या प्लस व माइनस तार आपस में भिड़ जाते हैं एक्सीडेंटली, तो बताओ ऐसी कौन सी विद्युत राशि जो सबसे ज़्यादा तेज गति से बहाव पैदा करती है? करंट। कौन करती है?
तो यहाँ आपको यहाँ देखना है कौन सी करंट क्या होगी, करंट बहुत तेज़ गति से बहाव करती है। जब करंट बहुत तेज़ गति से बहाव करती है तो पता है हीट बहुत ज़्यादा पैदा होगी। अगर पहले करंट मान के चलो एक कॉइल के अंदर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 5 एम्पियर बह रही थी, और जैसे ही संपर्क में आए तो अब करंट पहले की अपेक्षा अगर आधा गुना भी बड़ी होगी ना, 0.5 या फिर जस्ट इमेज करो 1 गुना मान लो, चाहे 0.5 मान लो, अगर 0.5 पहले की अपेक्षा बनेगी तो 0.5 का विस्तार करके देख लो, और उसी हिसाब से क्या होगी, यहाँ पर हीट बढ़ेगी। जब हीट बढ़ेगी तो आपको पता है हीट तो जो है वह कह सकते हैं कोई भी द्रव्य पदार्थ की श्यानता के क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। बात ना करें, श्यानता का मतलब जानते हो, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है बहने की दर, बहने की दर नहीं, गाढ़ेपन। तो अगर किसी के अंदर हीट ज़्यादा बहती है तो उसमें श्यानता का गुणधर्म क्या होगा, ये उल्टा ही होगा, श्यानता 1/श्यानता। मैं सही लिख रहा था। अगर हीट बढ़ती है तो उसमें श्यानता गुणधर्म क्या होगा, कम। कहने का मतलब कैसा होता जाएगा, वो पतला होता जाएगा। तो हीट जब बढ़ेगी तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर तेल क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँचने के बाद ये कॉर्क भी ना टूटता है, ये कॉर्क भी ना टूटे। अब उसके बाद में तेल देखो, 2 माध्यम से तेल बाहर निकलने की कोशिश में, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। अगर मेन टैंक से जो भरा हुआ तेल है वह अधिक दबाव या प्रेशर के कारण इस कंजर्वेटर में पहुंचने के बाद में कॉर्क से बाहर ना निकलता है, तो ऐसी अवस्था में ये प्रेशर रिलीज वाल्व क्या करती है, अपने डायफ्राम को तोड़ती है। डायफ्राम जानते हो, झिल्ली, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इस डायफ्राम को तोड़ती है, और तोड़ने के बाद में तेल को क्या कर देती है, बाहर की तरफ निकाल देती है। अब ऐसी अवस्था में इसमें जो बनने वाली गैस होती है, ऐसी अवस्था में जो तेल का बहुत सारा जो फैलाव होता है वो बाहर निकल जाता है। जब निकल जाता है तो ट्रांसफार्मर क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो प्रेशर रिलीज वाल्व क्या है, एक ऐसा वाल्व जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के टॉप भाग पर जुड़ा होता हो, जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट या फिर अधिक लोड की स्थिति में उसमें उपस्थित तेल के प्रसार को, मात्रा को जब उसमें बहुत दबाव से उसमें दबने लगती है तो ऐसी अवस्था में उसे बाहर निकालने में मदद करता हो, वह आपका क्या कहलाता है, प्रेशर रिलीज वाल्व कहलाता है। तो लिखें, डालो प्रेशर रिलीज वाल्व, लिखते जाओ फटाफट से। देखो इसे एक्सप्लोजन वेंट से भी जाना जाता है। एक्सप्लोजन वेंट, इसे एक्सप्लोजन वेंट से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिखो, यह ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से जुड़ी होती है और मेन टैंक से जुड़ी होती है और एक सुरक्षा का कार्य करती है। एक सुरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। नेक्स्ट लिखो, जब ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है, जब ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तेल का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तेल का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में तेल को बाहर निकालने के लिए, ऐसी अवस्था में तेल को बाहर निकालने के लिए
यह वाल्व उपयोगी होता है, यह वाल्व उपयोगी होता है। नेक्स्ट लिखना है, प्रेशर रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व ट्रांसफार्मर, प्रेशर रिलीज वाल्व ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर के समरूप यही होता है, कंजर्वेटर के समरूप यही होता है, समरूप यही होता है। अरे भाई क्यों नहीं होता? देखो, अगर ट्रांसफार्मर में कहीं भी इंटरनल फॉल्ट आता है, तेल का स्तर कहाँ जाता है? इसके पास पहुंचता है। तो जब भी ट्रांसफार्मर कोई फॉल्ट आता है, कोई समस्या है, तेल का स्तर भी यहाँ पहुंचता है, यहाँ डायफ्राम लगा रहता है। तो इसी तरीके ये यहाँ पर स्तर को बनाए रखता है, तो ये भी कुछ स्तर को बनाए रखता है। और ये भी अगर ज़्यादा फॉल्ट कोई स्थिति बनती है तो कॉर्क टूट कर तेल बाहर निकल जाता है, इसमें से तेल का क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व जो होता है कंजर्वेटर के कैसा होता है? सिमिलर माना जा सकता है, या उसके समरूप ये माना जा सकता है। तो ये हुआ आपका कौन सा? प्रेशर रिलीज वाल्व। अब मैं आपसे कहूँ, अगर किसी ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष आ जाता है तो बताइए कौन से दो ऐसी इसके भाग होते हैं, सहायक भाग होते हैं जो इसको सुरक्षा देते हैं? तो कंजर्वेटर और प्रेशर रिलीज वाल्व। अगर ट्रांसफार्मर इन दोनों ने काम नहीं किया, इन दोनों ने, तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर फटेगा। फटने का मतलब है ट्रांसफार्मर लाइक एज बिहेव कुकर, ट्रांसफार्मर किसी तरह व्यवहार कर जाएगा? कुकर की तरह। उसमें अंदर जो उसके अंदर बनने वाली जो गैस है, उसके अंदर जो तेल का जो फैलाव है, वो अधिक दबाव महसूस करेगा, और अधिक दबाव के कारण कोर का जो आयतन है या उसकी जो बॉडी है, उस बॉडी के आयतन को बढ़ाएगा। और आपको पता है अगर कोई शेप पहले से फिक्स है और अगर उसके आंतरिक भाग में उसके दबाव के कारण उसके आयतन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? उसका बिल्कुल ये क्रिस्टलिक कंडीशन बनना तय है। क्रिस्टलिक कंडीशन का मतलब होता है उसके प्रत्येक आणविक कणों का टूट कर बिखर जाना तय होता है। और वो इतनी तीव्र गति से जाते हैं, अगर आसपास के एरिया में अगर वो प्रवेश कर जाएं टूट कर कहीं भी, तो बहुत भयावह उसका रिजल्ट निकल के आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम पढ़ेंगे हम लोग, क्या है? बकोल्ज रिले। डालो सभी, बकोल्ज रिले इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। डालो बकोल्ज रिले। सबसे पहले बात आती है इसका आविष्कार किसने किया? बकोल्ज का, मैक्स बकोल्ज। कौन था? मैक्स बकोल्ज। 1921 के अप्रॉक्स की बात है। किसकी बात है? 1921 के लगभग की बात है, ठीक है ना। अब बकोल्ज रिले कहाँ होती है, ये सबका ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ट्रांसफार्मर हुआ और इस ट्रांसफार्मर यहाँ कंजर्वेटर हुआ, और इस कंजर्वेटर और मेन टैंक, कंजर्वेटर और मेन टैंक के मध्य जुड़ जाती है, ये है बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले ये है आपकी बकोल्ज रिले, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं अपन ये क्या है आपका? कंजर्वेटर, और ये क्या है आपका? मुख्य टैंक। तो क्या है कि बकोल्ज रिले जोड़ी कहाँ जाती है? सबसे पहले बात बताएंगे हम लोग, कहाँ जोड़ी जाती है? कहाँ? मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के मध्य। तो बकोल्ज रिले जो है इसका आविष्कार वैज्ञानिक मैक्स बकोल्ज ने किया, और जब इसने बकोल्ज ने किया तो उसका नाम क्या रख दिया? बकोल्ज, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये तो वैज्ञानिक था बकोल्ज, रिले का मतलब क्या है? रिले का अर्थ क्या है? संसूचन, डिटेक्शन, या फिर खोज, खबरी। रिले का शाब्दिक अर्थ होता है कि खोजना, खबर बोल सकते हैं अपन, संसूचन करना, डिटेक्शन करना, खोज खबरी करना। अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर ये रिले जो होती है, बकोल्ज रिले होती है, ये रिले क्या करती है? खोज करती है, खबरी करती है, और क्या
ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को। जैसे ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में कभी किसी कारण बस अगर फॉल्ट जनरेट होता है तो ये रिले क्या करती है, उसको एक अलार्म के माध्यम से क्या करती है, सूचित करती है कि भाई साहब फॉल्ट आ चुका है। और जब फॉल्ट आ चुका है तो जब अलार्म के माध्यम से इसको इंडिकेट करती है तो हमें पता चलता है वहाँ ट्रांसफार्मर के आसपास या फिर उसको ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने वाला जो इंजीनियर वहाँ पर लगा हुआ होता है वो क्या कर देता है, तुरंत ट्रांसफार्मर की सप्लाई को क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। या फिर वो नहीं करता है तो फिर इससे जुड़ी जाने वाली आगे का सिस्टम जो होता है वो होता है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को सप्लाई पहुंचती है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इसकी बात को सुनता है कि क्या हुआ, कि फॉल्ट आ गया। आपस में सर्किट ब्रेकर और रिले बात करते हैं। रिले कहते हैं भाई साहब कि फॉल्ट आ चुका है। सर्किट ब्रेकर कहता है डोंट वरी, मैं तैयार हूँ। जैसे ही सर्किट ब्रेकर पास बात पहुंचती, सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, परिपथ को अलग कर देता है। और जब परिपथ को अलग कर देता है तो सर्किट बोलते ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में आ जाता है। अगर इसकी बात, इस रिले की बात अगर ना तो ऑपरेटर ने सुनी और ना फिर किसने सुनी, सर्किट ब्रेकर ने सुनी, तो क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर में फिर फॉल्ट भयानक तरीके से रूप लेगा। समझ में आएगी नहीं आई? बताओ, हमारे घर के अंदर लगी होती है ना MCB, जिसका नाम है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। क्या काम करती हैं, अचानक ही एक्सीडेंटल हमारे घर के अंदर कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, कोई लोड बढ़ता है तो ट्रिप होती है, वो प्रोटेक्शन देती है। इसी तरीके से ये रिले उसको सूचित करेगी सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। चलें, तो बेसिक सी बात, बकोल्ज रिले का आविष्कार मैक्स बकोल्ज ने 1921 में, ये मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के मध्य जुड़ा होता है। इसका अर्थ, रिले का अर्थ क्या होता है, संसूचन या डिटेक्शन या खोज खबरी से। मैं एक बार समझा देता हूँ फिर लिखेंगे, है ना। और बताओ, बकोल्ज रिले के अन्य नाम, गैस प्रचालित रिले। कौन सी रिले, गैस एक्चुएटेड रिले, गैस टेट रिले। कौन सी रिले, गैस प्रचालित रिले, गैस एक्चुएटेड रिले और आंतरिक फॉल्ट रिले। कौन सी रिले, आंतरिक फॉल्ट रिले, आंतरिक दोष रिले। समझ में आई नहीं? तो बकोल्ज रिले है, गैस प्रचालित रिले है, आपकी गैस एक्चुएटेड रिले है, एक्चुएटेड रिले और आंतरिक फॉल्ट रिले। इस प्रकार की रिले हर ट्रांसफार्मर में उपयोग नहीं ली जाती है। ये ट्रांसफार्मर उन्हीं ट्रांसफार्मर में ली जाती हैं जिनमें तेल भरा रहता है। ये उन्हीं ट्रांसफार्मर उपयोग ली जाती है जिनकी क्षमता 500 kVA से एबव होती है। 500 kVA से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कहाँ उपयोग ली जाती हैं, इनका उपयोग कहाँ लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है, एबव 500 kVA से ज़्यादा। 500 kVA से ज़्यादा की जो क्षमता होती है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। और कहाँ लिया जाता है, जहाँ पर तेल ट्रांसफार्मर होते हैं, तो बोल सकते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग लिया जाता है। सुन में, तो आपसे फिर यही बात कहेंगे कि बकोल्ज रिले का उपयोग कहाँ लिया जाता है, 500 kVA से अधिक कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मरों में। कहाँ उपयोग लिया जाता है, तेल ट्रांसफार्मर, अर्थात जिन ट्रांसफार्मर में तेल भरा हुआ रहता है उन ट्रांसफार्मर का उपयोग लिया जाता है। ये खूब रिवाइज होते हैं क्वेश्चन। कई बार 500 kVA से ज़्यादा की जगह 650 kVA दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलें, अब ये काम कैसे करती है, देखो इस बकोल्ज रिले के अंदर क्या होता है कि ऐसे करके दो स्विच होते हैं इसमें, स्विच होते हैं। और स्विच कौन से होते हैं, मरकरी स्विच। कौन से स्विच, मरकरी स्विच, ठीक है ना। अब मरकरी स्विच होता है, जैसे ही यहाँ से गैस इसके अंदर प्रवेश करती है, क्या प्रवेश करती है, गैस, और यहाँ भरा होता है इस स्विच के अंदर मरकरी। तो जैसे ही गैस इसके अंदर जाती है तो गैस क्या होती है, हीटेड होगी। और हीट जब इसके पास जाएगी तो हीट के कारण ये मरकरी पदार्थ क्या होगा, बहुत तक फैलना स्टार्ट होगा, प्रसारित होना लगेगा। जैसे ही प्रसारित होने लगे, पहले ये दोनों संपर्क में होते हैं ऐसे, ये कांटेक्ट, जैसे ही इस तरीके से बढ़ता जाता है, इसको क्या कर देता है, ऐसे कर देता है। अर्थात जो स्विच होता है उस स्विच को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। और जैसे ही ओपन करता है आपकी यह क्या करती है, अलार्म पैदा, मतलब बोल सकते हैं बीप या अलार्म देने लग जाती है। तो बोल सकते हैं बकोल्ज रिले जो होती है, इस बकोल्ज रिले का कार्य ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट या आंतरिक दोष को पता करना होता है। जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट पैदा होता है तो फॉल्ट पैदा होने के दौरान उस तेल के अंदर एक गैस निर्माण होती है, और गैस जो होती है इस बकोल्ज रिले के माध्यम से पहुंचती है
बकुल्स रिले में पहुंचती है और वहां पर उपस्थित मरकरी स्विच जो होता है, मरकरी स्विच को वह गैस क्या करती है, हीटेड करती है और हीट के कारण क्या होता है, वो मरकरी पदार्थ ऊपर की तरफ प्रसारित होने लगता है, जिससे वहां पर जो कांटेक्ट होते हैं, दो कांटेक्ट जुड़े होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। जैसे अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, ये एक अलार्म, एक बीप मारने लग जाती है और जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक दोष पैदा हो चुका है। तो लिखें, उतारने वाले उतार सकते हो इस तरीके से और लिखने वाले लिखें। लिखो बकुल्स रिले का आविष्कार वैज्ञानिक मैक्स बकुल्स ने 1821 में 1921 में किया था। 1921 में किया था। ये डायग्राम बना रहे हो? बना लो फटाफट। ये डायग्राम बहुत, इनसे कवर होता है बहुत कुछ। यह मेन टैंक और कंजर्वेटर के मध्य जुड़ी होती है। यह मेन टैंक और कंजर्वेटर के मध्य जुड़ी होती है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के मध्य जुड़ी होती है। नेक्स्ट लिखो, इसका अन्य नाम लिखो गैस प्रचालित रिले। इसका अन्य नाम गैस प्रचालित रिले, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, गैस एक्चुएटेड रिले। गैस एक्चुएटेड रिले, गैस एक्चुएटेड रिले। नेक्स्ट, आंतरिक फॉल्ट रिले। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर रिले। ट्रांसफार्मर रिले, अगर इनमें से भी किसी का नाम आता है तो वो रिले कौन सी होगी आपकी? बकुल्स रिले। और बकुल्स रिले किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसका वैज्ञानिक बकुल्स ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। नेक्स्ट लिखना है आपको, यह रिले 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में, यह रिले 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले तेल कूलिंग, ऑयल कूलिंग, ऐसा करना, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले तेल ठंडक ट्रांसफार्मरों में, एक लाइन, तेल ठंडक ट्रांसफार्मरों में उपयोग ली जाती है। उपयोग ली जाती है। नेक्स्ट लिखना है, यह रिले, लिखो सभी, यह रिले प्रचालित होने में 0.1 सेकंड का समय लेती है। यह रिले प्रचालित होने में 0.1 सेकंड का समय लेती है। 0.1 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट लिखें, इस रिले का उपयोग एक सुरक्षा के रूप में होता है। इस रिले का उपयोग एक सुरक्षा के रूप में होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट आने पर, अर्थात ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट आने पर यह फॉल्ट को सूचित कर सुरक्षा देती है। सुरक्षा देती है।
नेक्स्ट लिखें, जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष आता है तब तेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्रचालित होती है जो इस रिले को पहुंचती है और यह गैस इसमें उपस्थित मरकरी स्विच में मरकरी पदार्थ का प्रसार कराती है मतलब मरकरी जो पदार्थ होता है इसको क्या करती है, फैला देती है, प्रसार कराती है और स्विच के कांटेक्ट ओपन करा देती है। स्विच के कांटेक्ट ओपन हो जाते हैं, ऐसे कर लेना, और स्विच के कांटेक्ट ओपन हो जाते हैं और यह एक बीप बोल सकते हैं। बीप को क्या बोलेंगे हम, आवाज़, साउंड। यह एक बीप या ध्वनि पैदा करने लगती है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी बकौल रिले। इस बकौल रिले से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आपके आने वाले जो आपका रेलवे है या फिर जो भी एग्जाम है आपके, तो क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि बकौल रिले किन ट्रांसफार्मर उपयोग ली जाती है, तो तेल भरे ट्रांसफार्मर उपयोग ली जाएगी। बकौल रिले जो होती है इसकी कैपेसिटी कितने केवीए तक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होती है, 500 केवीए से ज़्यादा क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें उपयोग ली जाती है। नेक्स्ट आती है कि बकौल रिले का मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर आंतरिक दोष का पता करना, या ट्रांसफार्मर आंतरिक दोष पैदा होने पर ये रिले अपना काम करती है। ये कहाँ जोड़ी जाती है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के मध्य जोड़ी जाती है। बकौल रिले जो है आप लोगों की किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ध्यान रख लेना, गैसीय प्रचालित सिद्धांत। किस सिद्धांत पर आधारित होती है, गैसीय प्रचालित सिद्धांत। गैस क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, उसी सिद्धांत पर क्या होती है, ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, तो बकौल रिले से संबंधित आपके सामने ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी, अन्य नाम पूछ लिए आप लोगों के। तो ये हुई आपकी बकौल रिले। और नेक्स्ट जो भाग है वो लिखना है। अब टैप चेंजर डालो, नेक्स्ट पार्ट है आपका टैप चेंजर। हाँ भाई, अरे अजय देवगन यहाँ देख ले। ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें टैप चेंजर क्या है, प्लीज बात ना करें। अजय देवगन बनना है तेरे को, है? अच्छा, अरे कलाकार। देखो टैप चेंजर क्या है, आप बचपन से इन चीज़ों को जानते हो, डेली रूटीन में यूज भी करते हैं कि जब भी कोई वायर टूट जाए या फिर हम उसको जॉइंट कर देते हैं तो क्या कहते हैं, अरे लाला ऐसा करना, टैप लाइयो, टैप लगा दो। तो वो टैप का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? अगर कोई चीज़ ऐसे करके जा रही थी और आपने उसमें जॉइंट किया, फिर एक और जॉइंट कर दिया, फिर एक और जॉइंट कर दिया, एक और जॉइंट कर दिया, एक और जॉइंट कर दिया, अब वहाँ से आपने क्या कर रहे हैं, तार निकाल दिए, तो क्या कहेंगे उसको, टैपिंग। तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है ये आपकी जस्ट मान लो प्राइमरी साइड, और ये क्या मान ली, सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड से क्या की जाती है, टैपिंग की जाती है। अब बात आ रही है कि टैपिंग की रिक्वायर्ड पड़ क्यों रही है यहाँ पर।
कहने का मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से प्रत्येक टर्न से एक एक तार निकाल दिया जाए तो उसे टैपिंग कहा जाता है। समझ में आया? तो सबसे पहले टैप चेंजर की आवश्यकता क्यों, बताओ। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं ना, आप ध्यान रख लेना, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे बोल सकते हैं स्वास्थ्य को विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए। अब ऐसा क्या, लगभग आज से 20 ईयर्स बिफोर की पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, आसपास के जो शहरी ग्रामीण एरिया हुआ करते थे वहाँ पर लाइट का फ्लक्चुएशन ज़बरदस्त हुआ करता था। ज़बरदस्त का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई डिवाइस लाया करते थे तो 10 दिन में फूक गई, 10 दिन में ख़राब हो गई, 5 दिन में, 2 दिन में, जल्दी से, अरे भाई लाइट ज़्यादा आ गई इस वजह से वो डैमेज हो गई। ऐसी फेनोमेनाएं, ऐसी घटनाएं बना करती थी। लेकिन अब नहीं है ऐसा। समझ में आई कि नहीं? अब नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं है कि जागो ग्राहक जागो, जनता जाग गई, कंज्यूमर जाग गया। और कंज्यूमर अब इस तरीके से डिपेंड हो गया अपने आप पर कि अगर इलेक्ट्रिसिटी 1 मिनट के लिए भी जाती है तो वो तुरंत क्या होता है, बौखला जाता है। समझ में आई नहीं? पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब जागरूक है, और जागरूक होने की वजह से अब ये व्यवस्था की गई जिसका नाम रखा टैप चेंजर। देखो क्या करता है, अगर मैं यहाँ से सप्लाई ले रहा हूँ, जैसे ये सप्लाई आ रही है आपकी किसी भी पावर प्लांट से आ रही है, जस्ट इमेज करो जीएसएस से आ रही है, आपकी पावर प्लांट जीएसएस या फिर जीएस से आ रही है, भाई सप्लाई आ ही रही होगी, हमें तो चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जुड़े हुए लाइक एज लोड, हम लोड की तरह जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर लाइट का वोल्टेज का कम या ज़्यादा स्थिति होगी तो इससे जुड़ने वाला जो लोड का मतलब होता है, डिवाइस जो होंगी हमारी, वो डिवाइस क्या होंगी, डैमेज होंगी, खराब होंगी। अरे है कि नहीं? यहाँ से सप्लाई आई और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ वोल्टेज कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा। जब इससे जुड़ने वाली डिवाइस क्या होंगी, खराब होंगी। अरे भाई बंद कर दे, खराब हो जाएगी, ये सब हम कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई डिवाइस या उपकरण ऐसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है, मैं उससे थोड़ा सा अभी कड़क बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो सेंसिटिव। और एक विद्यार्थी ऐसा है, कुछ भी कह लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वोल्टेज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करने पर वो डिसमिस हो जाती हैं। अब यहाँ ऐसी व्यवस्था जब बनने लगी, कंज्यूमर कहने लगा इस कदर अगर हमारी स्थिति बनी तो हमारे लिए तो नुकसान है। जहाँ हम महीने का 1000 रुपये बिल देते हैं और 5000 की डिवाइस ख़राब हो रही है, तो ये कंप्लेन बढ़ने लगी और पहुँचने लगे जीएसएस के अंदर। और जीएसएस में कहने लगे कि भाई साहब इस प्रॉब्लम को सुलझाओ, नहीं तो हम अपनी फाइल को आप लोगों से यहाँ डिसमिस करवाने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती रही, जो पावर प्लांट वाले या जो भी लोग जीएसएस वाले हैं, जीएस वाले, वो बिजनेस कर रहे हैं हम लोगों से, तो वो तो उनका रुकेगा। और जब रुकेगा तो आपको पता है कि कहीं भी उनका भला नहीं होने वाला। तो ऐसी अवस्था में उन कंज्यूमर उपभोक्ताओं को नोट किया, उनकी शिकायतों को, और शिकायतों को नोट करने के बाद में कि उन्होंने देखा कि इस उपभोक्ता के आसपास नज़दीक है कौन, कि ट्रांसफार्मर को ही पकड़ो सबसे पहले, क्योंकि यहीं से कुछ करा जा सकता है। तो अगर लंबी लॉन्ग लाइन हुई तो वहाँ पर हम कंट्रोल कर पाना क्या होगा, कठिन होगा, एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में क्या किया, इस सेकेंडरी वाइंडिंग से कई टर्न निकाले, और कई टर्न निकाल के क्या किया, इसका रेजिस्टेंस को बांटने लगे, रेजिस्टेंस को बांट कर वोल्टेज फिक्स करने लगे। अर्थात अब समझ में आया आपके में, जब रेजिस्टेंस को स्थिर कर दिया मैंने यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस को स्थिर कर दिया तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बनाया गया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट बना तो वोल्टेज भी क्या बनी, कांस्टेंट बनी। अब इससे क्या फ़ायदा मिला कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता थे वो उपभोक्ता इससे जुड़े थे। अब यहाँ निकलने वाला जो आउटपुट था ना, आउटपुट कैसा आने लगा, स्थिर। कैसा आने लगा, स्थिर। तो बताओ टैप चेंजर का मुख्य कार्य क्या है, आउटपुट वोल्टेज स्थिर करना। क्या करना, आउटपुट वोल्टेज स्थिर करना। इसी वजह से आज हमारे घरों के अंदर लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वाइंडिंग है, उन वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस को स्थिर करना स्टार्ट कर दिया, और कर दिया तो जो निकलने वाली जो आउटपुट है वो कैसी होने लगी, स्थिर रहने लगी। ऐसी प्रक्रिया को टैप चेंजर कहा जाता है। समझ में आई कि नहीं? तो ये क्वेश्चन अब और देखना है आपको कि टैप चेंजर हमेशा किधर साइड की जाती है, LV या HV। समझ में आई नहीं? तो वो भी हमको नोट करना है। तो डालो टैप चेंजर, लिखो
लिखो मुख्य, लिखो टैप चेंजर लिखो, जब ट्रांसफार्मर की HV, जब ट्रांसफार्मर की HV साइड, जब ट्रांसफार्मर की HV साइड, HV साइड को 1 मिनट के लिए आपको क्या होल्ड रखना है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड कीजिए। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड, अब सेकेंडरी साइड HV हो सकती है, LV हो सकती है। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड कॉइल से कई टैपिंग निकालकर रेजिस्टेंस को स्थिर कर दिया जाता हो तो उसे टैप चेंजर कहा जाता है। टैप चेंजर कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो मुख्य उद्देश्य एक ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना अर्थात स्थिर करना। क्या करना? स्थिर करना। ठीक है ना। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर। एक क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, फटाफट लिखो। एक टैप चेंजर का उपयोग ट्रांसफार्मर के किस साइड में लिया जाता है? किस साइड में लिया जाता है? किस साइड में लिया जाता है? विकल्प लिखें प्राइमरी साइड, विकल्प बी लिखें सेकेंडरी साइड, ए लिखें प्राइमरी साइड, बी सेकेंडरी साइड, सी लिखें प्राइमरी व सेकेंडरी साइड दोनों, प्राइमरी व सेकेंडरी साइड दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा आपका? क्या आएगा? सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड क्या करना है आपको? क्लिक करना है।